हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष पाल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी का पेपर जो आपका 5th पेपर है। इसमें जो आपके प्रीवियस 4 पेपर हो चुके हैं उनका कलेक्टिव रिवीजन टेस्ट है ये। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं रिवीजन MT 0, 1, 2, 3 एंड 4 का। ठीक है, इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है assertion 4 ATP molecules are produced directly during glycolysis। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनती हैं। एक ATP कब बनती है? जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तब बनती है एक ATP। कैसे बनती है एक ATP? वो ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के द्वारा। और दूसरी ATP बनती है कब? जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है बेटा, आप लोगों को मालूम है। तो एक बार पहले कौन सा मॉलिक्यूल चलता है? PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और दोबारा फिर क्या होता है? जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट है वो फिर PGAL में कन्वर्ट होता है। इस तरह 4 ATP बनती हैं। कैसे? ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली बनती हैं। तो असर्शन इज करेक्ट। दूसरा रीजन है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन occurs at 2 step for a glucose broken down in mitochondrial matrix। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात की गई है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन occurs at 2 step। ठीक, सही है यहाँ तक। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने अभी बताया 2 जगह होता है, ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन लीफ लैमिना इज नोन एज वेनेसन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वेनेसन। ये आपकी पत्ती है, इस पत्ती में ये मिड रिब है, ये आपकी वीन्स हैं। मिड रिब को ही मेन वीन कहा जाता है। ठीक, और इन वीन्स में फर्दर बेटा इसमें मान लो यहाँ से वीनलेट निकलती हैं। जो वीन से फर्दर ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग वीनलेट कहते हैं। ठीक, और सिमिलरली इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? एक नेटवर्क जालिकावत संरचना बन जाती है। ठीक, तो अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वीनलेट इज नोन एज वेनेसन। इसको हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। नेक्स्ट, एक्सिलरी बड डेवलप्स फ्रॉम। देखो बेटा, हम लोग ने पढ़ रखा है रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं एपेक्स पे, इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से फिर बेटा क्या लेटरल बड निकल गए हैं। जैसे मान लो ये नोड है, यहाँ पे नोड है, तो नोड से क्या निकलेगी? लीफ निकलेगी। और लीफ के एक्सिल में, लीफ और स्टेम, मान लो ये स्टेम है और ये लीफ है, तो इसके एक्सिल में क्या निकलती है? एक्सिलरी बड। ठीक, इसको क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड कहाँ से निकलती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम में वहाँ बड नहीं निकलती है। रेडिकल बड्स होती हैं लेकिन एक्सिलरी बड वहाँ नहीं होती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में नहीं होगा, मैच्योर सेल में नहीं होगा। ठीक, तो आपका आंसर होगा ए 93 का। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। ठीक है, इसमें बेटा जैसे मान लो ये आपका न्यूमेटोफोर्स दिया है। ठीक, स्टेम टंडिल क्या होता है? ग्रेप्स में। ठीक, स्टेम टंडिल किसमें? ग्रेप्स में। इसके अलावा दूसरा क्या है? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स बेटा राइजोफोरा में। ठीक, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं मोन्स्टेरा में। फाइलोक्लेड क्या होता है? यूफोर्बिया। और लीफ टेंड्रिल पी होता है आपका। ठीक, तो आप देखिए फर्स्ट का 4, सेकंड का थर्ड राइजोफोरा, थर्ड का सेकंड एडवेंटिशियस रूट मोन्स्टेरा, 4 का फाइलोक्लेड यूफोर्बिया और 5 का 1, यानी आंसर आपका सही होगा ए। ठीक है।
नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन ऑफ इवनिंग प्रिमरोज। ठीक, देखो बेटा, ये किसमें होता है, मटर में, ठीक, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और ये क्या है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये एक्साइल है, ये पेराइटल है, और ये क्या है, फ्री सेंट्रल। ठीक, तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बेटा किसमें होता है, डायएंथस एंड इवनिंग प्रिमरोज। डायएंथस, इसके एग्जाम्पल हैं डायएंथस एंड प्रिमरोज। तो आपका आंसर सही होगा डी। ठीक है, ये वाला डायग्राम फ्री सेंट्रल। इसमें क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस यूनिलॉक्यूलर गायनोसियम होती है। जो इसके चैम्बर होते हैं सेप्टा, सेप्टा और डिजॉल्व, इसीलिए क्या है, एक लॉक्यूल दिखता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म रूट्स आर जनरली, बेटा टैप रूट पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट दो होते हैं, डाइकॉट में टैप रूट, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट, लेकिन जिम्नोस्पर्म में टैप रूट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस। तो देखो बेटा, जो लीफलेट, सिट्रस का जो कांटा होता है नींबू का और बोगनविलिया का, दीज टू थॉर्न्स आर मॉडिफाइड स्टेम, एक्सिलरी बड से निकलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं है। एक्सिलरी बड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड ट्रेंडिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। सही है, कुकुम्बर फैमिली कुकुरबिटेसी में, फैमिली कुकुरबिटेसी में जो एक्सिलरी बड होती हैं वो क्या होती हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिससे लौकी कद्दू तरोई ऊपर चढ़ जाते हैं छप्पर पे। नेक्स्ट, तो दिस इज करेक्ट। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी ऑन ओपनसिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। जो ओपनसिया होता है उसमें बेटा स्टेम क्या हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, और जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, पॉइंटेड हो जाती हैं, टू रिड्यूस और मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन। ठीक है, और इसमें सनकेन स्टोमेटा होते हैं, तो ये भी सही है। राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। राइजोफोरा एविसीनिया, ये प्लांट बेटा क्या होते हैं, ये दलदली क्षेत्रों में ग्रो करते हैं, मार्सी एरियाज में। और मार्सी एरिया जो होता है, वहाँ जो सॉइल होती है वहाँ की कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग की वजह से जो ऑक्सीजन होती है सॉइल की पूरी निकल जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट में ये प्राइमरी रूट है, इससे ये सेकेंडरी रूट निकलती हैं। दीज सेकेंडरी रूट गो अपवर्ड, दीज सेकेंडरी रूट्स गो अपवर्ड like this and they have pore like structure। और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, इनसे बेटा क्या होता है, वो O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं, तो इनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, राइजोफोरा। दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, ऑप्शन। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा जैसे स्ट्रॉबेरी होती है या ग्रासेस में, मतलब आप कह सकते हैं साइनोडान, जिसको दूब घास कहते हैं, कहीं पे भी डाल दो डंठल, ग्रो कर जाता है। ठीक, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा बी सी डी ई, ये चारों सही। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है असर्शन, फैट ब्रेकडाउन यील्ड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सही है, फैट बना होता है बेटा 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल निकलता है फैट के ब्रेकडाउन से। दिस इज करेक्ट। ग्लिसरॉल एंटर्स ग्लाइकोलिसिस थ्रू सेरीन फॉर्मेशन। सेरीन बेटा नहीं बनाता है, ग्लिसरॉल इंटर करता है PgAl बनाकर, PgAl, जिसको हम लोग कहते हैं 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है ग्लिसरॉल, और इसके बाद ये एंटर करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, रीजन इसका गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन कील रिप्रेजेंट्स। कील जो बेटा जो सबसे नीचे लगे होते हैं, ठीक, दो को विंग कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को स्टैंडर्ड कहते हैं, दो विंग होते हैं, सबसे नीचे इस तरह क्या होता है, कील होते हैं। तो कील क्या है, टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखो बेटा, स्टेराइल स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनोड, यानी ए का थर्ड। फिर ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एंड सोलन प्लेसेंटा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। इसमें क्या होता है, जैसे ये इसकी ओवरी है, इसमें ये प्लेसेंटा बेटा सोलन होता है ऐसे, और थोड़ा सा तिरछा लगा होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। ठीक, और यहाँ पर इसके सीड लगे होते हैं। ये प्लेसेंटा सोलन है ना, ऑब्लिकली प्लेस्ड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। ठीक, फीदरी स्टिग्मा, ये बेटा पोएसी फैमिली की बात है। ठीक, और फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं, पिस्टिलेट। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, ट्राई कार्पेलरी यानी तीन कार्पेल हैं, सिन कार्पस यानी ओवरी जुड़ी हुई है, ट्राइलॉक्यूलर यानी तीन चैम्बर है, सुपीरियर ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। ठीक, देखो, ट्राई कार्पेलरी, सिन कार्पस, ट्राइलॉक्यूलर, सुपीरियर ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, इट इज फाउंड इन द फैमिली लिलिएसी। किसमें, जैसे आपने पेरियांथ के बारे में पढ़ा है, टेपल, पेरियांथ की यूनिट क्या होती है, टेपल। तो बेटा टेपल जो है वो किस में पाए जाते हैं, लिलिएसी फैमिली में। ठीक, लिली का मेंबर, तो क्या हो जाएगा, लिली परिवार। आपका आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। ठीक, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो मिसमैच है। बेटा ये पेरियांथ पी होता है, और जो लिलिएसी फैमिली के अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की, इसमें टेपल्स पाए जाते हैं। ठीक, और इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है पेरियांथ को, और इसके जो एंडोसियम होते हैं पेरियांथ से जुड़े होते हैं। इस तरह की कंडीशन को एपीफिलस या एपीटिपेलस कहते हैं। सही है, जी एन सुपीरियर ओवरी, ये वाला गलत है, क्योंकि सुपीरियर ओवरी का मतलब ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस आर बिलो द लेवल ऑफ ओवरी, देन ओवरी इज सुपीरियर। मतलब जितने भी पुष्प के भाग हैं ओवरी को छोड़कर, वो ओवरी के नीचे जुड़े हुए हो, ओवरी से नीचे जुड़े हुए हो, तब उसको कहते हैं ओवरी सुपीरियर, यानी वो सिंहासन पे बैठी ऊंचे पे है। इसके बाद में गैमोपेटलस कोरोला, जब बेटा कोरोला में जितने भी पेटल हो अगर सब जुड़े होते हैं तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ये सही है। EBR यानी ई ब्रैक्टिएट। तो पूछा क्या है, मिसमैच पेयर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी सुपीरियर ओवरी। ये वाला गलत है, ओवरी सुपीरियर के लिए नीचे साइन लगाते हैं जी के। ठीक, नेक्स्ट है, लैटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम। देखो बेटा जो लैटरल रूट्स होती हैं टैप रूट सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ रखा है, प्राइमरी रूट, टैप रूट का जो रेडिकल से निकलती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, उससे जो अदर ब्रांचेस निकलते हैं उसको सेकेंडरी, एंड फिर फर्दर उसमें ब्रांचिंग होती है उसको टर्शियरी एंड सो ऑन। तो क्या होता है बेटा, लैटरल रूट कहाँ से निकलते हैं, पेरीसाइकिल से निकलती हैं। और जैसे बेटा अगर हम टीएस काटें, टीएस में एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस से लेकर के ये कॉर्टिकल सेल्स हो गई, कॉर्टेक्स के बाद जो इंडोडर्मल सेल्स होती हैं, ये इतना पार्ट इंडोडर्मिस तक का कहलाता है कॉर्टिकल रीजन। एपिडर्मिस से लेकर के
ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन, ठीक है बेटा। और इंडोडर्मिस के बाद यहां पे आती है पेरीसाइकिल। तो रूट में जो पेरीसाइकिल होती है वो पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक। और यही पैरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल लेटर ऑन वैस्कुलर कैम्बियम बनाती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे पेरीसाइकिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं, पेरीसाइकिल, फिर यहाँ पे क्या होगा, जाइलम, जाइलम की सेल्स होंगी, फ्लोयम, और यहाँ बीच में पिथ होगा, ठीक। मतलब ये पेरीसाइकिल, जाइलम, इसके बाद में अल्टरनेट पे यहाँ पे फ्लोएम होगा और ये पिथ होगा। मेरा बस इतना कहने का मतलब है, पेरीसाइकिल से लेकर के, पेरीसाइकिल से लेकर के और पिथ तक का भाग, इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं स्टीलर रीजन। क्या कहते हैं? स्टीलर रीजन। अगर कोई चीज एराइज हो रही है पेरीसाइकिल से या और उसके अंदर, यानी स्टीलर रीजन से अगर कोई चीज निकल रही है तो उसकी ओरिजिन को हम कहते हैं इंडोजिनस इन ओरिजिन। क्या कहेंगे? इंडोजिनस। रबर, इसको हम लोग कहेंगे बेटा इंडोजिनस इन ओरिजिन। ठीक। और अगर कोई चीज कॉर्टिकल रीजन से निकलती है तो इसको कहते हैं एक्सोजिनस। ठीक। तो क्या है? लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल, कहां से निकल रही हैं? पेरीसाइकिल से। इसके अलावा आर इंडोजिनस इन ओरिजिन। तो ये दोनों बातें सही हैं। आर फॉर्म्ड बाय डाइकॉट्स ओनली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, केवल डाइकॉट में ही नहीं बनती हैं, अदर में भी बन सकती हैं। तो आंसर आपका सही होगा डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। लेटरल रूट क्या होती हैं? पेरीसाइकिल से निकलती हैं और पेरीसाइकिल से निकलने के कारण इनको इंडोजिनस इन ओरिजिन कहा जाता है। नेक्स्ट, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8। अभी तक जितनी भी ज्ञात प्रजातियां हैं वो कितनी है? 17 से 18 लाख के बीच में है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। As we explore new areas and even old one, new organisms are continuously being identified। जैसे जैसे हम नए क्षेत्र, यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है। ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी डी आंसर होगा आपका। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। 2 घटकों के साथ नाम प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? द्विपद नामकरण, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, among the following how many statements are correct? तो देखो बेटा, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे लिखे जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पीसीज। दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि पहला नाम जो लिखा जाता है वो जेनेरिक नेम होता है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज का नाम होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला वाला सही है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। अलग अलग, मैग्नीफेरा इंडिका अगर हमको लिखना है तो मैग्नीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये भी सही है बेटा, थर्ड ऑप्शन। उनकी लैटिन ओरिजिन बताने के लिए हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, और अगर किसी पुस्तक में छापना है या प्रिंट निकालना है उसका तो हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। मैग्नीफेरा इंडिका में एम बड़ा होता है, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। इंडिका में आई छोटा होता है। तो ये भी सही है। आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी आपका क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज? लिव इन सेम निच, लिव इन सेम हैबिटेट, एक ही वास स्थान में रहते हैं या एक ही निच में रहते हैं। इंटरब्रीडिंग बेटा, दिस इज मोस्ट करेक्ट आंसर।
इंटर ब्रीडिंग होगी। भाई यहाँ इंडिया का लड़का अमेरिका की लड़की से भी शादी कर सकता है, जबकि उनका हैबिटेट और निच अलग अलग है। नेक्स्ट, टैक्सा मैंगो एंड व्हीट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैटेगरीज इन टैक्सोनोमिक हायरार्की। मतलब हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, मैंगो और व्हीट। तो देखो बेटा, मैंगो क्या है, डाइकॉट प्लांट है, एंजियोस्पर्म ये भी है। व्हीट क्या है, मोनोकॉट है, एंजियोस्पर्म ये भी है। तो इनका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म, और दोनों किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं। तो इन दोनों में देखो क्लास अलग अलग हो सकता है, डिवीजन एक हो सकता है, क्लास अलग अलग, क्योंकि क्लास डाइकॉट और क्लास मोनोकॉट, ये डाइकॉट में ये मोनोकॉट में, तो पहला गलत हो जाएगा। जीनस दोनों की अलग अलग है, किंगडम सेम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिवीजन और किंगडम, क्योंकि डिवीजन एंजियोस्पर्म मैंगो और व्हीट दोनों के लिए कॉमन है, और किंगडम प्लांटी दोनों के लिए कॉमन है। ऑर्डर एंड फैमिली ये तो गलत होगा ही। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन एंड किंगडम, आंसर सी। नेक्स्ट, द जेनरा सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम, ट्यूबरोसम, सिलोनम, मेलॉन्जीना, ठीक है, सोलेनम, नाइग्रम, ये सब किस में आते हैं, सोलेनेसी। पेट्यूनिया और धतूरा किस में आएंगे, सोलेनेसी। आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। इन्होंने कहा एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज, एक प्रजाति को दूसरी निकट संबंधित प्रजातियों से किस प्रकार पहचाना जा सकता है, इस प्रकार पहचाना जा सकता है। कैसे, डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इन दोनों, एक प्रजाति को दूसरी निकट प्रजाति से अलग करने के लिए उनके जो मार्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे वो सबसे पहले हम बाहर से ही तो देखेंगे बेटा। तो क्या होगा, विशिष्ट आकारिकीय भिन्नता, डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड 2। जैसे कॉलम फर्स्ट में बेटा क्या है, मैग्नीफेरा, मैंजीफेरा। मैंजीफेरा क्या है, इंडिका। सोलेनम मेलॉन्जीना बैंगन का नाम है। पैंथेरा टिग्रिस, होमो सैपियंस। अब जरा मिला लो, 1 का बी ये है, ये भी है। सोलेनम 2 का सी, 2 का सी, इसमें फर्स्ट का सी, तो ये वाला नहीं होगा, यानी हमारा ए आंसर होगा। 3 का डी, पैंथेरा का टिग्रिस, और 4 का ए। ठीक है, आपका आंसर ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, among the following which is not the drawback of two kingdom system। इन्होंने पूछा है कि जो टू किंगडम सिस्टम दिया गया था किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक, उसमें किस चीज को, उनका क्या क्या ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक मतलब कमी। तो देखो, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, सही बात है। उन्होंने क्या किया था टू किंगडम सिस्टम में, जिसमें सेलवाल पाई जाती है उसको प्लांटी में, जिसमें सेलवाल नहीं पाई जाती उसको एनिमेलिया में। ठीक, तो उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की कोई बात नहीं की थी, ये उनकी कमी थी। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, यूनिसेलर मल्टीसेलर को एक साथ रखा गया था। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये भी सही है। दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया गया था कि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो इसमें होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं तो इसमें होंगे, क्योंकि टू किंगडम सिस्टम में फंजाई भी प्लांटी में था। ठीक, नेक्स्ट है, नॉट द ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक नहीं है। तो ये तीनों ड्रॉबैक थे टू किंगडम सिस्टम के, ड्रॉबैक ये नहीं था, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर इंक्लूडेड, ये ड्रॉबैक नहीं था, क्योंकि मार्फोलॉजी ही मेन थी, मार्फोलॉजी तो थी ही, इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल वाल किस में पाई जा रही किस में नहीं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, जीवाणु मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। ठीक, ऐसा बेटा इसलिए कहा जाता है, एनसीईआरटी लिखती है, क्यों, मोनेरा में अदर मेंबर भी हैं, जैसे आपका एक्टिनोमाइसीट्स, आपका रिकेट्सिया, आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक, और बैक्टीरिया में इन्होंने ज़्यादातर उनको इंक्लूड किया, मतलब उसमें तीनों चीज़ें हैं, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सभी को मिला करके बैक्टीरिया एक कॉमन शब्द दिया गया है।
तो मोर देन 95% जो स्पीसीज हैं इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, वो क्या है, जीवाणु मोनेरा में है। थोड़े बहुत अदर प्रजातियां हैं, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवाणु जो है मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। इसका कारण यह है, रीजन यह है, जीवाणु सबसे प्रचुर मात्रा में मोर देन 95% पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। बोथ ऐसा स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक। नेक्स्ट, स्मॉल सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड फ्री नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल विद जीन्स हैविंग नो विटल रोल इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। देखो बेटा, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग जीनोफोर कहते हैं या न्यूक्लियाइड कहते हैं, इसको जो मेन क्रोमोसोम है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या है, फ्री है साइटोप्लाज्म में, नेकेड है और डबल स्टैंडर्ड है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक। प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो क्या हो जाएगा, और इसका रोल बेटा सर्वाइवल में नहीं है बैक्टीरिया के, ये उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, 3 तरह के प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिलिका सेल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ प्रोटोजोअन्स। बेटा, जो फ्रेश वाटर अमीबोइड प्रोटोजोअन्स हैं उनमें फ्रेश वाटर में साल्ट नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जो मेराइन वाले हैं उसमें साल्ट होते हैं। तो साल्ट कंसंट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए जो मेराइन प्रोटोजोआ है उसमें क्या पाया जाता है, सिलिका सेल्स, SiO2। सिलिका मीन्स SiO2, SiO2 पाया जाता है इनकी सेल वॉल में, ठीक। सिलिका सेल वॉल में नहीं, सिलिका की एक बनी हुई सेल पाई जाती है इनके चारों तरफ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रेश वाटर में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में नहीं होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर होगा बी, मेराइन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। सही है, सबसे ज़्यादा बेटा कैरेक्टर मैच करते हैं स्पीसीज में। इसके बाद कई सारी स्पीसीज मिलकर एक जेनरा बनाती हैं, एक जीनस बनाती हैं, और कई सारे जेनरा मिल करके फिर एक फैमिली बनाते हैं, कई सारे फैमिली मिल करके एक ऑर्डर बनाते हैं, कई सारे ऑर्डर मिल करके क्लास, और कई सारे क्लास मिल करके फाइलम या डिवीज़न, और सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम। कई सारे फाइलम मिल करके या डिवीज़न मिल करके एक किंगडम बनाते हैं, ठीक। तो बेटा, जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। तो वही इन्होंने कहा, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। कई सारे कैरेक्टर को मिला करके, कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं तो उन्हीं के बेसिस पे इनको क्या किया है, एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया है। ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। अभी मैंने बताया स्पीसीज, जेनरा कई सारे जेनरा मिलके फैमिली मिल कई सारे मिलके फैमिली मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्डर, और कई सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। सही है, कार्निवोरा में फेलिडी और कैनिडी दोनों आती हैं, ठीक। क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। दोनों बातें सही हैं। ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया होगा। ये कार्निवोरा बेटा जो लिखा है इसलिए ये गलत होगा।
प्राइमेटा क्लास मैमेलिया को 16 आर्डर में बांटा गया, उनमें से एक आर्डर है प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और हम लोग आते हैं। ठीक, तो ये कार्निवोरा नहीं होगा। ठीक, कार्निवोरा एक ऑर्डर है क्लास मैमेलिया का। ठीक, ये गलत हो गया। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, मतलब फिशेस का बेटा एक ग्रुप है, स्पीसीज जिसको बोलते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द फाइलम, ये भी सही है। कई सारे क्लास मिल करके एक फाइलम बनाते हैं। ठीक, तो आपका कितने सही हो गए? 1 2 3, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हियरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो बेटा सबसे छोटा क्या होता है? स्पीसीज। देखो यहाँ जीनस, तो इसलिए ये गलत। यहाँ स्पीसीज, जीनस, जीनस के बाद फैमिली ना आके ऑर्डर आ गया, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर स्पीसीज, फैमिली, स्पीसीज शुरू हुआ फिर फैमिली आ गया, इसलिए ये भी गलत। अब क्या बचा आपका? स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट। इन्होंने कहा कि सब कुछ सही है ग्लाइकोलिसिस के बारे में, लेकिन एक गलत है, वही हमें ढूंढना है। एक क्या गलत है? ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। सही है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सही है। इट प्रोड्यूसेस 1 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच ग्लूकोज, ये बेटा गलत है। ठीक, एक पायरुविक एसिड नहीं बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो ये वाला आपका गलत हो गया। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सही है, साइटोप्लाज्म में होता है। इट कैन ऑपरेट बाय यूजिंग बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों को हम सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका आंसर सही होगा बी, 119 का। नेक्स्ट है सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। इनमें से, निम्नलिखित में से वह कथन चुने जो किण्वन से संबंधित नहीं है। तो देखो, इट अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सही बात है। ग्लूकोज बेटा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इट ब्रेक्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, यानी 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाते हैं, तो पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया, ये बात सही है। इट गिव्स ओनली 2 ATP एज नेट फॉर ग्लूकोज डिग्रेडेशन। ठीक, देखो इन्होंने कहा कि जो ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन या ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP क्या बनती हैं? नेट बनती हैं फॉर ग्लूकोज डिग्रेडेशन। एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, 2 ATP बनती, क्योंकि 2 पहले खर्च हो जाती हैं, 4 बाद में बनती हैं, 4 - 2 यानी 2 ATP नेट गेन। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड स्लोली एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी सही है। ETS गिव्स 11 ATP फॉर ईच क्रेब्स साइकिल। अब ये देखो बात ही इन्होंने बदल दी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम गिव्स 11 ATP फॉर ईच क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो ये वाली बात फर्मेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के संबंध में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक, ये तो बेटा गलत हो गया। क्रेब्स साइकिल बेटा साइटोप्लाज्म में नहीं होती है, तो ये क्या हो गया? गलत। और क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जब होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहा गया है, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तभी क्या है? सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इन्होंने कहा नहीं है, एब्सेंट है ऑक्सीजन। फेवर्ड बाय कोएंजाइम NADP+, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंटेन, देखो अब इन्होंने कहा क्रेब्स साइकिल फेवर्ड बाय NADP+, ठीक, NADP नहीं लगता है, NAD+ लगता है इसमें। ठीक, तो ये भी गलत। नेक्स्ट है बेटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंटेन 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम, ये ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, नहीं बेटा 2 कार्बन कंपाउंड होता है।
अगर हम एसिटिल को एंजाइम ए को कंसीडर करेंगे तो ये बेटा 2 कार्बन का कंपाउंड है। अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कंसीडर करेंगे तो 4 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत। ठीक, तो हमारा सही क्या आंसर होगा? सी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंटेन 4, 5 एंड 6 कार्बन। कैसे? पहला बेटा बनता है सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का, फिर आपका बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरेट या अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का। उसके बाद सक्सिनिल को एंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? 4 कार्बन के। तो जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं साइकिल में वो क्या है? 4, 5 और 6 कार्बन के। ठीक, तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। गलत, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होती है, तो इसको होता है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल। ये बेटा गलत है। बंडल शीथ सेल में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रेना वहां नहीं बनते हैं। ठीक है, ग्रेना बंडल शीथ सेल में नहीं बनते हैं, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पेप्केज एंजाइम एक्टिविटी अकर्स इन मेसोफिल सेल, ये भी होता है। ठीक, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सी। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ठीक, रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मेसोफिल सेल्स में होता है। ठीक, सही है। आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये भी सही है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ CO2, ये बेटा फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ CO2 ये साइटोप्लाज्म में ना होके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट हमको बताना, ये क्वेश्चन पे बेटा बहुत ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। ठीक, इनकरेक्ट बताना है। और डिकार्बोक्सिलेशन इन C4 साइकिल बंडल शीथ सेल में होता है डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि वहीं पे रुबिस्को होता है। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन इन 1905। नेक्स्ट, ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is due to proton gradient across the membrane। सही बात है, ATP synthesis प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होता है। Select correct statement with respect to ATP formation in chloroplast। क्या होता है? प्रोटॉन accumulates in lumen of thylakoid। थाइलेकोइड के ल्यूमन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं, फिर F0 F1 पार्टिकल की सहायता से बाहर निकलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू और ATP प्रोड्यूस करते हैं। ये सही है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स इन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है मान लो, इसके इनर साइड में होता है। ठीक, ये भी सही है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन स्ट्रोमा साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रोटॉन स्ट्रोमा साइड, प्रोटॉन बेटा स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाते हैं क्योंकि एक बार प्लास्टोक्विनोन अंदर डाल देता है। ठीक है, और एक बार क्या होता है NADP से NADPH बन जाता है। ठीक, NADP रिडक्टेज इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा A सही है, B सही है और D सही है। आपका करेक्ट आंसर होगा D। A, B और D करेक्ट हैं किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक, प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन स्ट्रोमा साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। बाई फंक्शनल नेचर ऑफ पेप्केज एंजाइम। ठीक, नहीं, पेप्केज एंजाइम का बाई फंक्शनल नेचर नहीं होता है। रीजेनरेशन ऑफ ईच आरयूबीपी रिक्वायर्स 6 ATP। नहीं बेटा, ईच आरयूबीपी यानी एक आरयूबीपी के रीजेनरेशन के लिए 1 ATP चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया, 6 ATP लिखा है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बेटा क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
मतलब बल्कि हम कहेंगे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अंडरगोज फास्फोराइलेशन इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, सही है, फास्फोराइलेशन होगा इसका तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और फिर वो क्या होगा, आगे फर्दर रिएक्शन होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। C3 में बेटा 30 to 40 नहीं होता है, ये C4 में होता है। C3 के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है 15 to 30 डिग्री, ठीक, वेरी करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। ठीक, तो ये भी बेटा गलत हो गया, ये C4 के लिए हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। बाई फंक्शनल एंजाइम पिपकेज नहीं होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा C, 127 का आपका क्या हो जाएगा, C। ठीक है, नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नॉट बेनिफिटेड बाई CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। देखो बेटा, CO2 फर्टिलाइजेशन मतलब अमाउंट ऑफ CO2 इन्वायरमेंट में बढ़ जाए तो डायरेक्टली C3 प्लांट लेते हैं। ठीक, C4 तो इनडायरेक्ट लेते हैं, पहले मीजोफिल में जाता है, पेप्टेज की सहायता से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है एस्पार्टिक एसिड में, इसके बाद में अंदर बंडल शीथ में जाता है। तो इसका इफेक्ट C4 प्लांट पे नहीं दिखेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन इफेक्ट का मतलब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, और उसका फायदा बेटा C3 प्लांट्स को मिलता है, C4 को नहीं मिलता है। तो क्या है, प्लांट्स रिक्वायरिंग 3 ATP पर CO2 फिक्सेशन, प्लांट्स विद क्रेंज एनाटॉमी, इनको नहीं मिलेगा। ठीक, प्लांट्स विद हैविंग हाई रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ये C3 को होता है। ये क्या पूछा गया है, विच ग्रुप ऑफ नॉट बेनिफिटेड बाय CO2। तो देखो, प्लांट्स रिक्वायरिंग 3 ATP पर CO2 फिक्सेशन यानी C3 प्लांट्स, प्लांट विद क्रेंज एनाटॉमी यानी C4 प्लांट्स, प्लांट हैविंग हाई रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन यानी C3 प्लांट्स, प्लांट्स हैविंग सिंगल कार्बोक्सिलेशन यानी C3 प्लांट्स। ठीक, तो बेटा किसको फायदा मिलेगा, प्लांट्स विद क्रेंज एनाटॉमी, इनको फायदा नहीं मिलेगा। किसका, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। फर्टिलाइजेशन इफेक्ट मतलब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाना। ठीक है, तो आपका 128 का आंसर होगा B। नेक्स्ट, जेड स्कीम इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट इज कंसर्न्ड विद। जेड स्कीम बेटा जब फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम जेड स्कीम कहते हैं। जैसे PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन गया, फियोफाइटिन ने लिया, और फियोफाइटिन से फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के बाद पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गया किसके, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, वहां से फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से NADP+ ने ले लिया और बना दिया NADPH+H+। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पूछा क्या है, जेड स्कीम ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट इज कंसर्न्ड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या होता, पूरी जेड स्कीम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो भाग रहा है। PS सेकंड से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से डाउनहिल में आता है किसके पास, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, फिर वहां से एक्साइट होता है, लाइट पड़ती है और वो आयरन सल्फर प्रोटीन उसको कैप्चर कर लेता है, फिर वो फेरोडॉक्सिन को दे देता है। फेरोडॉक्सिन से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, NADPH+H+ के पास, और इन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है वाटर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी कॉजेस। ठीक, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। जब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कहीं से आप हाइड्रोजन निकाल दो, एलिमिनेट कर दो तो ऑक्सीडेशन, और ऐड कर दो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। तो यहां से क्या होता है, जब रेडिएंट एनर्जी पड़ती, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन फ्रॉम क्लोरोफिल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ओनली व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ आर अवेलेबल। कितने वेवलेंथ की लाइट, बेटा P700 से डिनोट करते हैं हम किसको, PS फर्स्ट को, यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट अगर अकेला इन्वॉल्व है
ठीक है, जो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमेली में और नॉन अप्रेस्ड साइट ऑफ ग्रेना थाइलेकॉइड। जो ग्रेना के थाइलेकॉइड है, जो जहां आपस में नहीं जुड़े हैं, अपर वाला और लोअर वाला, वहां पे पीएस फर्स्ट चलता है, और जहां पीएस फर्स्ट होता है वहां साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और उसके लिए हमें लाइट चाहिए बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, यानी 700 नैनोमीटर के आसपास की लाइट चाहिए, यानी 680 नैनोमीटर से ज़्यादा। 400 नैनोमीटर एंड बिलो ये तो गलत बिल्कुल, बियॉन्ड 400 ये भी गलत, बिलो 680 ये भी गलत। ठीक, हमको क्या चाहिए, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट। इसमें क्या होगा बेटा, RUBP कार्बोक्सिलेज, ये क्या होता है, रुबिस्को। लेकिन C4 प्लांट में CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए पहले क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, रुबिस्को नहीं होता, फास्फोरिक एसिड भी नहीं होता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट, विच पेयर इज रॉन्ग, C3 प्लांट मेज, C4 प्लांट क्रेंज एनाटॉमी ये सही है, कैल्विन साइकिल में PGA बनता है, हैच एंड स्लैग साइकिल में ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है। मेज बेटा क्या है, C4 प्लांट है, यहाँ कहाँ लिखा है, C3 में, तो ये वाला पेयर गलत हो जाएगा। 133 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, कौन सी जोड़ी गलत है, C3 प्लांट मक्का, मक्का बेटा C4 प्लांट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, assimilatory power in photosynthesis is generated in ETC occurring in thylakoid membrane. ठीक, they are needed for CO2 reduction and RUBP regeneration. ठीक है, पहली लाइन समझो बेटा, जो एसिमिलेटरी पावर हम किसे कहते हैं, NADPH प्लस H प्लस को और ATP, ये दो चीज़ें बनती हैं लाइट रिएक्शन में, इसी को हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इन फोटोसिंथेसिस यानी लाइट रिएक्शन में, इज जनरेटेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बात सही है भाई। अभी जैसे मैंने जेड स्कीम की बात की, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, पहले एनर्जी लिए ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कहीं एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, तो ये वाली बात सही है। एसिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस जनरेटेड इन ETC अकरिंग इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और बेटा जब थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं, तो जब सारे पिगमेंट जहाँ प्रेजेंट हैं वहीं पर चलेगी, तो जो जेड स्कीम चलती है या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो दोनों चीज़ें कहाँ होते हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। यानी आपका पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो दूसरा, दे आर नीडेड फॉर CO2 रिडक्शन। बेटा CO2 को रिड्यूस करके ही तो ग्लूकोज बनाया जाता है, C6H12O6। ठीक, और CO2 को जब रिड्यूस करते हैं तो वहीं पर 12 NADPH और 18 ATP यूज होती हैं। ठीक, किसमें, कैल्विन साइकिल, 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में ग्लूकोज में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ब्रॉडन द रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली बेटा क्या होता है, एक आपका क्या होता है, PS सेकंड मान लिया हमने लिखा है यहाँ पे, और ये एब्जॉर्ब करता है लाइट 680 नैनोमीटर की। ठीक, इस लाइन का मतलब समझो, इसके चारों तरफ जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया, इसके पास अलग अलग तरह के कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हम जानते हैं बेटा जो हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है लाइट, उसकी रेंज होती है 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। अब हमको चाहिए कितना, रिएक्शन सेंटर है ये, PS सेकंड नेता है, बाकी पब्लिक है। तो यहाँ पे बेटा मान लो लाइट जब पड़ती है, यहाँ पे मान लो कितना, 500 नैनोमीटर की पड़ी।
अब इस 500 नैनोमीटर की लाइट को, इसको बेटा ये एब्जॉर्ब करता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये फिर लौट के अपने कक्षा में आ जाता है। फिर यहाँ से जब देखो, अब इसने एक्साइट करने में कुछ एनर्जी खो दी, और एनर्जी का फार्मूला होता E बराबर hc/λ। अब जैसे जैसे एनर्जी मतलब लेमडा एनर्जी घटेगी, यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हुई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। अब क्या हो जाएगा, फिर लौट के इलेक्ट्रॉन आया, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा दूसरे मॉलिक्यूल में, इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 550, मान लिया 550 हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 550, ये 550। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ 680 हो गई, यहाँ कितना हुआ 550, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर यहाँ पे आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ मान लो 600 हो गया, यहाँ पे 680 हो गया, ठीक है। इस जगह पे क्या हो गया, 680 हो गया, ठीक। तब ये यहाँ पहुँचेगा, मतलब बेटा जो इतनी रेंज है लाइट की हमारे पास, ठीक, उस लाइट को सारे पिगमेंट मिल करके रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। यही इसका कहने का मतलब है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ब्रॉडन द रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। कैसे, 400 से 700 तक पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू रिएक्शन सेंटर। ये बात कुछ सहजम नहीं हुई, ठीक। वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू रिएक्शन सेंटर। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ये बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को इसके रिएक्शन सेंटर के जो लाइट चाहिए इसको, उस लाइट के हिसाब से यहाँ उस नैनोमीटर तक पहुंचा देते हैं, 680 तक, ठीक है बेटा। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और हमारा जो आंसर होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आपका आंसर होगा 135 का बी, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट योर बॉटनी पेपर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।